हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम पर चर्चा के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के जरिए आप क्या अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। दूसरा ये बहुत अहम होगा कि जॉब प्रोफाइल या जॉब का नेचर कैसा होता है, सीपीओ एसआई का पोस्टिंग कहाँ पे मिल सकती है, किस तरीके का आपका जॉब का प्रोफाइल रहता है। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट राघवेंद्र त्रिपाठी सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो ये सीपीओ एसआई का पेपर है, चूँकि सीजीएल के तुरंत बाद में ये पेपर हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और बाकी नॉर्मल जो पोस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की दूसरे जॉब्स में, उसमें थोड़ा सा दायरा बड़ा होता है। पर यहाँ पे चूँकि सीपीओ एसआई है, सेंट्रल की वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो पोस्टिंग है उसी अकॉर्डिंग होगी और जॉब प्रोफाइल, जॉब का नेचर भी इसमें थोड़ा सा अलग है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा सर। सबसे पहले सर मैं बच्चों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर, अपने महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पर। जी। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये एग्ज़ाम के बाद बच्चा किस जगह सेलेक्ट होता है, उसका सैलरी क्या होता है, इन पर एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। जी सर। सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले। जी। तो जो भी बच्चे एसएससी की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई नई वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी ऑलरेडी उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी 25 साल से छोटे हैं। हाँ। क्योंकि इस पर्टिकुलर वैकेंसी में जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर की है। बिल्कुल। तो वो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही करें। थोड़ा सा फोकस जब हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कस कभी करेंगे तो उस पर बता दें। बस समरी तौर पर मैं बता दूं कि इसमें जब आप पेपर देते हैं तो जहां बाकी पेपर्स की तरीके से ही पहला पेपर आता है कि मैथ्स का यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश का या रीजनिंग का, और साथ में जीए का 50-50 क्वेश्चन का एक सेट होता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दूसरा है जो कि 200 क्वेश्चंस का होता है, इंग्लिश का केवल पार्ट, पेपर 2। हाँ, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यानी इंग्लिश के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। वैसे ऐसा सच कुछ नहीं है, जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उसी की संख्या सिर्फ बढ़ गई है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर आपको जरूर ऐसा करना पड़ेगा। अब बात आ जाते हैं, मान लेते हैं आप क्वालिफाई हो जाते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं फाइनली। तो सबसे पहले तो अपने घर में खुशी का माहौल होगा सिलेक्शन के बाद। देन फिर बात आती है आपकी सैलरी की। तो जब हम यहाँ पर दो वैकेंसीज खास तौर से डिस्कस करेंगे, एक सेंट्रल पुलिस की और दूसरा दिल्ली पुलिस की। सेंट्रल पुलिस में 5 तरीके की वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें कुछ कॉमन आप जानते हैं, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। ये वो जगह हैं जहां आपकी पोस्टिंग होती है एज ए सब इंस्पेक्टर। अच्छा, ये सर जो जैसे बीएसएफ हुआ या आईटीबीपी हुआ, हम देखते हैं जनरली कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ये ट्रूप्स भी एक्टिव होते हैं। यानी नेचर ऐसा होता है कि कहीं पे अचानक से ज़रूरत पड़ गई तो उसमें जो है वो आपको ड्यूटी करनी होती है। देखिए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों में से बहुत से लोगों को एक चीज़ पता होती है, वो लगती है कि जैसे बॉर्डर अगर है तो वहाँ पर आर्मी डिप्यूट होगी। बट ऐसा नहीं होता। आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो हमेशा क्रूशियल कंडीशंस, यानी जब वार होती है तब होता है। जब पीस टाइम चल रहा होता है, जैसे इस समय अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के बीच में किसी भी तरह की, अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। तो ऐसे में आर्मी डिप्लॉयड नहीं होती है। जब सीमा की हम बात करते हैं, वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ डिप्लॉय होती है। अगर आप में से कुछ लोगों को मूवीज़ के बारे में भी मालूम हो तो आपने एक मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी के अंदर सन्नी देओल जब लड़ाई होती है तो पहुंचते हैं और वो बीएसएफ, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल रहा हूँ कौन है उस पिक्चर में हीरो जो बीएसएफ के तौर पे है, चलिए अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन उस समय, हाँ, सुनील शेट्टी जी होते हैं जो बीएसएफ के होते हैं, और वो हैंडओवर करते हैं जब सनी देओल उनके पास पहुंचते हैं। तो ये बीएसएफ ड्यूरिंग द पीस टाइम, यानी जब शांति का माहौल चल रहा होता तब वो
फंक्शन में होते हैं। और जब लड़ाई हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उस दौरान फिर आर्मी पहुंच जाती है वहाँ। चलिए हम लोग उन बातों से आगे बढ़ते हैं। तो बीएसएफ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो पे स्केल लेवल 6 का है वो लगभग 35,400 बेसिक पे के साथ है, वो आपको मिलता है। अब अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल जो है, ये इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं बात करूं तो उन सभी के लिए। दूसरा जो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपको अच्छा रैंक मिलता है इस एग्ज़ाम में तभी शायद आपको मिले, जिसको ज़्यादातर बच्चे प्रेफर भी करते हैं, और वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इसीलिए आप देखते होंगे तो इसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज का अलग से डिटेल्स मिलती हैं। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस में देखिए, थोड़ा हम सभी लोगों को एक लालच होती है कि जब हमारी पोस्टिंग हो तो किसी अच्छे एरिया में हो। अब जिस पोस्ट का नाम ही दिल्ली पुलिस है, जाहिर है कि उनकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंदर ही होगी। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्टेट में जो पुलिस होती है, जैसे यूपी में अपनी पुलिस है, वेस्ट बंगाल की अपनी पुलिस है, एमपी की अपनी पुलिस है, कर्नाटका की अपनी पुलिस है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं लेकिन स्टेट के अंदर। लेकिन जब हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करती हैं, लेकिन दिल्ली अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, एक अलग लेवल का एरिया है, जहाँ पर फॉरेनर्स में बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये सभी रहते हैं। तो एक खास तरीके की पुलिस की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होती है। इसीलिए हम लोग दिल्ली पुलिस को नॉर्मल पुलिस से बाहर रखते हैं और उसको एक अलग कैटेगरी देते हैं, जिसे हम आज की डेट में सेंट्रल पुलिस के अंडर में लेकर आते हैं। और इसीलिए ये इस एग्ज़ाम के थ्रू ही उनकी वैकेंसीज को फुलफिल किया जाता है। तो बात मैं कर रहा था सैलरी की। तो सैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही इतना शामिल नहीं है। आपका बेसिक 35,400, इसके अलावा आप डीए पाते हैं, यानी जिसे डियरनल अलाउंस यानी महंगाई भत्ता कहते हैं। समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। अभी जो मेरे हिसाब से मुझे याद आता है वो 46% के अराउंड, 42-46% के अराउंड चल रहा है। ये रिव्यू होता रहता है, 2-4% का लगभग ग्रोथ आपको हर 6 महीने में लगभग मिल जाता है। तो अगर मैं 42% के हिसाब से भी बात करूं तो 42% के हिसाब से अगर आपका बेसिक 35,400 यानी 35,400 है, तो आपका डीए लगभग 14,950 रुपीज़ के आसपास आएगा। अगर ये 46 है तो इसमें 3-3.5 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा आप मानकर चलिए। इस तरीके 3.5 नहीं, सॉरी 1,200 से 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा मानकर चलिए। इसके अलावा सिटी वाइज आपका जो एचआरए होता है वो वेरी करता है। अगर आप उन शहरों में हैं जिन्हें हम एक्स कैटेगरी का सिटी मानते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, ये वो शहर हैं जिनको हम लगभग एक्स कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर जो आपको एचआरए मिलता है वो 27% का मिलता है, यानी आपका जो बेसिक और डीए है उसका 27% आपको एचआरए मिलेगा। अगर आप वाई कैटेगरी में आते हैं, यानी अदर देन जो बड़ी शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल, पटना, इंदौर, रांची, इस तरीके के जो शहर हैं उनको हम वाई कैटेगरी की सिटी मानते हैं और वहाँ पर ये डीए 18% का है। और बाकी जो शहर बच गए भारत के, उन सब में ये 9% का है। तो अकॉर्डिंग टू सिटी भी ये वेरी करेगा। अब मैं जनरल सी बात करूं कि सीपीओ में जब आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रह जाता वाई और जेड शहर में जाने का। बिल्कुल, अब क्योंकि दिल्ली में ही आप रहते हैं तो आपको एचआरए वो 27% वाला ही मिलेगा। और इस तरीके से डिफरेंट दूसरे अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंस हो गया, या कहीं पर आप बीएसएफ में या सीआईएसएफ में हैं या आईटीबीपी में हैं तो आपको फूड अलाउंस भी मिलते हैं, जो कि लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये तक होते हैं। तो डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर आपकी जो सैलरी है ये 65,000 से लेकर 70,000 तक वेरी कर सकती है। अच्छा, ये इन हैंड सैलरी नहीं, ये ग्रॉस सैलरी है। अब इस पर आजकल क्योंकि एनपीएस का ज़माना है, तो न्यू पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका कुछ फंड, यानी लगभग आपका जो बेसिक और डीए है जो मोटा मोटा लगभग 50,000 से 52,000 रुपये के बीच में बैठेगा, उसका 10% यानी 5,200 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा एनपीएस कैटेगरी में। और एक अच्छी चीज़ बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपका जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, यानी जो डिपार्टमेंट आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है वो 14% करती है। यानी आपका अगर सपोज करिए 5,000 रुपये एनपीएस में डिडक्ट हो रहे हैं तो 7,000 रुपीज़
आपके कंट्रीब्यूट होंगे एम्प्लॉयर के थ्रू, यानी गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपके एनपीएस अकाउंट में जो टोटल अमाउंट जाएगा वो आपका 5,000 रुपए प्लस गवर्नमेंट का 7,000, टोटल 12,000 रुपए ये हर महीने आएगा। और जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगी ये कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो एक बड़ा अमाउंट कार्पस के रूप में आपके पास इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो एम्प्लॉय प्रेफर नहीं करते, मार्केट लिंक प्लान है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर 7-8% का भी इसमें ग्रोथ मिल रहा है तो एक बड़ा हैंडसम अमाउंट आपका रिटायरमेंट टाइम तक आपके हाथ में होता है। तो ये छोटा मोटा डिस्कशन हम लोगों ने जो किया ये सैलरी का है। और कमोबेश यही, चाहे आप दिल्ली पुलिस में हो, चाहे आप बीएसएफ में हो, चाहे आईटीबीपी में हो, सभी जगह पर यही, यानी एक रेंज की बात करें तो ये 60 से लेकर, आपको इन हैंड जब मिलेगा तो 61,000 62,000 से लेकर 65 और 66,000 तक इन हैंड फर्स्ट सैलरी आपको मिलती है। सर इसमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो पे स्केल बढ़ा तो वो तो समय की बात है। पे स्केल दो तरीके से बढ़ते हैं, एक होता है जो समय के हिसाब से बढ़ता है, और एक जब गवर्नमेंट इसमें रिवीजन करती है। जैसे अभी 7th पे स्केल चल रहा है, गवर्नमेंट कल को कोई दूसरा पे स्केल लेकर आएगी तो उसमें रिवीजन होगा। साथ में एक टाइम बाउंड इंक्रीमेंट होता है, हर 6 महीने में डीए का फ़र्क पड़ना, हर साल में लगभग बेसिक का आपके इंक्रीमेंट जुड़ जाना। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं आपके साथ, अगर आपके साथ कोई अगेंस्ट आपका जो कैरियर रिकॉर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। सर जैसे एक तो हो गया कि ऐसा सैलरी के टर्म में ग्रोथ हो गया, दूसरा प्रमोशंस की बात करें, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस, तो इसके सर स्कोप क्या है? देखिए प्रमोशंस के मेजर इन एरियाज़ में जो हम जिनकी डिस्कशन कर रहे हैं सीपीओ के थ्रू जो भर्तियां हो रही हैं उनमें, इनमें 3 तरीक़ों से प्रमोशंस होते हैं जी। थोड़ा सा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती हैं या ऊपर जगह कम होती है तो प्रमोशन थोड़ा टफ होता है कंपैरेटिवली दूसरे डिपार्टमेंट्स की। अगर मैं बात करूं इन पुलिस वाले क्राइटेरिया में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, सभी जगह प्रमोशन थोड़ा स्लो है अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। यानी जैसे मैंने अभी बोला ना, 3 तरीके से प्रमोशन के चांसेस होते हैं। तो एक होता है टाइम बाउंड, यानी मैंने सर्विस करी एक सर्टेन टाइम की और मेरा जो कैरियर रिकॉर्ड है वो अच्छा है, उसमें कोई नेगेटिव एंट्रीज नहीं है, तो मुझे लगभग 7 से 10 साल लग जाएंगे अपना पहला प्रमोशन लेने में। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सैलरी पे सर इम्पैक्ट बिल्कुल तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जैसे एक मोटा मोटा मैं बात करूं कि अगर आपकी 35,000 की जो बेसिक पे है, ये लगभग आप मानकर चलिए कि 7 साल बाद 50 से 52,000 के आसपास होगी। तो जैसे इसकी रेंज ही है 35,000 से लेकर 1,12,000 तक। तो ऑब्वियस है कि बिना कुछ किए हुए अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप ग्रोथ पा रहे हैं, सिर्फ इसमें आपका प्रमोशन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ सैलरी बढ़ रही है, तो 1,12,000 तक तो आप बेसिक पर जा ही सकते हैं। 1,00,000 यानी अगर 35,000 के अगेंस्ट में आपको 60,000 मिल रहे हैं तो आप उसी रेशियो में काउंट कर लीजिए, 1,12,000 पे लगभग आपको 2 लाख के आसपास की सैलरी मिल रही होगी। यानी लेकिन वो आज के फिगर से मत सोचिए, ये फिगर काफी समय के बाद होगी, तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना अच्छा वो एक्चुअल उस समय में जाके फील करने वाला होगा। हाँ बिल्कुल, प्रमोशंस पर डिपेंड रहिए और जल्दी से। ये पहला तरीका था कि 7 से 10 साल में आपको एक नॉर्मल 7 से 12 साल तक टाइम लग जाता है आपको प्रमोशन लेने में। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप इंटरनल एग्जाम्स इनके होते हैं उसके थ्रू प्रमोशन ले लें, जिसमें लगभग 4 से 5 साल बाद आप एलिजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा तरीका है जो शायद इसी डिपार्टमेंट में है और मैं श्योर नहीं हूँ कि दूसरों में नहीं है, लेकिन वो इसी नहीं, सीपीओ के सभी में जी। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आप अपराधियों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, एक आपके पास बहादुरी करने का मौका होता है, तो कई बार आप जब एक्स्ट्रा बहादुरी वाला कोई काम कर लेते हैं तो आपको एक आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिल जाता है। यानी सपोज करिए देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है जिसका आपने भंडा फोड़ कर दिया और उसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो बड़े लेवल का है और आप महत्वपूर्ण जगह पर थे उस समय, तो ऑब्वियस है कि उसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो यानी 3 तरीके हैं प्रमोशन लेने के, एक नॉर्मल तरीका टाइम बाउंड है, दूसरा रिटर्न के थ्रू, इंटरनल प्रमोशन के थ्रू, और तीसरा जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है कि आप बीएसएफ में आपने बॉर्डर पर कोई बहुत बड़ी तस्करी पकड़ ली और जिसके थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन ये छोटे मोटे काम है, क्योंकि छोटा मोटा काम तो आपका रूटीन का वर्क है जी। आपको कुछ बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर काम करना होगा, जिसको हम मतलब
अकल्पनीय माने थोड़ी देर के लिए, जैसे हम सोच ना सकते हो यहाँ बैठकर। उसी में एक हिस्सा आता है स्पोर्ट्स का भी, कि अगर, क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे बीएसएफ में, आईटीबीपी के जवान, ये सब स्पोर्ट्स में बहुत आगे दिखाई देते हैं आपको, ओलंपिक्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट तो आपको तो दो तरीके होते हैं। अगर आप बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं तो भी आपको रिक्रूट कर लिया जाता है इन जगहों पे। इन केस अगर आप पहले से यहाँ पर हैं और आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप कोई बड़ा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो भी आपको आउट ऑफ टर्म जाकर प्रमोशंस या इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं प्रमोशन लेने के। जी, तो सर इसके अलावा तो और इसमें हमें नहीं लग रहा, क्योंकि इसके बाद तो फिर वो सैलरी, बस अगर बच्चों की इच्छा होगी तो आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं। पहला प्रमोशन आपको इंस्पेक्टर लेवल का मिलता है। इसके बाद का प्रमोशन थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आप एक एरिया से निकलकर ऑफिसर कैडर में एंट्री कर जाते हैं। उसके लिए आपको 10 और साल व्यतीत करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप एएसपी की जो पैरेलल रैंक होती है, अलग अलग जगहों पे उसे किसी जगह पर ऑफिसर, गेस्टेड ऑफिसर के तौर पर आप, ये सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। जब आप डिप्टी एसपी बन जाएंगे, सॉरी डिप्टी एसपी नहीं, उससे पहले ही असिस्टेंट एसपी, तो आप एक गेस्टेड ऑफिसर के तौर पर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बच्चा मान लीजिए सर न्यूनतम एज में, जैसे इसमें 20 साल का है, 20 साल का है, मान लीजिए 20 ईयर्स में एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, कहाँ मैक्सिमम पहुंच सकता है? नॉर्मल तरीके से अगर आपके पूरे टेन्योर के दौरान आप में कोई निगेटिव एंट्रीज नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा ना कहें, नॉर्मल कहें जी, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आप डिप्टी एसपी तक जा सकते हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस बनता है कि कोई बच्चा स्पेशल प्रमोशंस लेते हुए एसपी तक पहुंच जाए। ये एसपी की जो पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज है, हो सकता है दिल्ली पुलिस में उसे डिप्टी एसपी कहते हो, लेकिन उसी को हम कमांडेंट के तौर पर जानते होंगे बीएसएफ में, तो वो उसके इक्विवेलेंट पोस्ट हो सकती है, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर कुछ डिफरेंट हो सकता है अलग अलग जगहों पे। तो आसानी से आप 4 से 5 प्रमोशन अपने पूरे कैरियर पाथ में पा सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर में। इससे ऊपर जाना टफ भी होता है, यानी अगर मैं एक जनरल वे में इसे बोलूं तो आपको 3 प्रमोशन लगभग उम्मीद है कि मिल जाएंगे। पहला सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, दूसरा इंस्पेक्टर से आपका एएसपी, और तीसरा एएसपी से डिप्टी एसपी। जी, महिलाओं के लिए कुछ अलग या स्पेशल इसमें नहीं, एज सच नहीं है, वो प्रोफाइल वाइज है जो कि डिपार्टमेंट आपका टेक केयर करता है कि आपको, वैसे अब आजकल ऐसा नहीं है, अब महिलाएं भी उसी जगह उन जगहों पर पोस्टिंग पा रही हैं जिन जगहों पर पुरुष हैं, तो फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है डिपार्टमेंट का। आपके ऑफिसर्स पर डिपेंड करता है, आपके कोलीग्स पर डिपेंड करता है, अगर कि आपको कहाँ पर, यानी उनको ज़्यादातर फील्ड में जो जॉब मिलती भी है वो उस लेवल की मिलती है जिसमें महिला थोड़ा कंफर्ट फील करे। जी। बाकी ऐसा सच कोई बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है उनके लिए, सभी कुछ वैसा ही है जैसा एक पुरुष के लिए है। सर एग्ज़ाम देखें तो अभी चूँकि एग्ज़ाम में 2 महीने तकरीबन अगर पूरे समय पे, तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे? चूँकि अभी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीजीएल अभी चूँकि चल ही रहा है 27 जुलाई तक, तो सीजीएल एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद इनके पास समय नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने हार्डली मान चलिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जैक्टली डेट तो उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी है। अभी और 1.5 से 2 महीने मोटा मोटा उन्होंने अक्टूबर का एक टेंटेटिव बताया है कि अक्टूबर महीने में एग्जाम होगा। देखिए, जो बच्चे सीजीएल दे रहे हैं उनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा थोड़ा फिजिकल फिटनेस में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब ये पेपर, देखिए भीड़ चाल में आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि जो इसका फिजिकल एक रिक्वायरमेंट है आपके लिए, मिनिमम। जैसे मान लो मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, अब मेरे लिए 170 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर मैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज में हूँ, जैसे मैं पहाड़ी इलाके से आता हूँ तो मुझे, मेरी हाइट मुझे थोड़ी सी कम एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर मैं एक जनरल एरिया से हूँ और जनरल कैटेगरी का हूँ तो मेरी हाइट 170 होनी चाहिए। अब मेरी हाइट अगर 170 नहीं है तो मुझे इस फॉर्म को भरने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ज़रूर बच्चों देख लीजिएगा कि आप फिजिकली वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं या कर रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ दोस्त ने फॉर्म भरा है इसलिए मुझे भरना है, तो पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए नोटिफिकेशन से, स्पेशली पीईटी का जो पार्ट है जहां आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसको जरूर देख लीजिए कि आप कैसे उसे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो पढ़ाई तो आपकी ऑलरेडी चल ही रही है। ये सिर्फ उन लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही होगी जो शायद इस साल 20 साल के हो गए होंगे, यानी जब
आपका पहली एज बार जो है, बिल्कुल, हाँ, हाँ। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपकी एज 1 अगस्त 2023 मानी गई है कि आप इस डेट को 20 साल के 20 साल कंप्लीट के हो जाएं। जी। तो जो बच्चे इसी साल इस एज के कंप्लीट हो रहे हों और जो पहले से सोच कर नहीं बैठे थे कि मुझे क्या करना है, अचानक उन्होंने देखा कि अच्छा मैं तो इस एज में आ गया हूँ, अब मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं वो सब फुलफिल हो रही हैं, तो उनको शायद हो सकता है प्रिपरेशन करने की शुरुआत करनी हो। तो वो लोग के लिए हम लोग हैं यहाँ पर महिंद्रा के रूप में। आप आइए, हमको ज्वाइन कीजिए और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो फुलफिल करिए। इस तरीके और कोई भी ब्रांच जो महिंद्रा की, जैसे हाँ, सर जो भी आपके नज़दीक में है, क्योंकि हम लोग लगभग इंडिया में हर जगह हैं, तो आपके आसपास कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हम जरूर अवेलेबल होंगे जी। तो आप वहाँ जाइए, इंक्वायरी कीजिए और अपने आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। कोई सवाल आपका प्रिपरेशन को लेकर भी है तो ये नहीं है कि आप स्टूडेंट होंगे तभी आपको गाइड किया जाएगा, आप जा सकते हैं वहाँ पे और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। उम्मीद करते हैं सर सब कुछ हमने कवर कर लिया होगा आज के इस एपिसोड में। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और जल्दी से सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।